हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर ऑन यूनिट एंड डायमेंशन अपन ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को डिफ़ाइन किया था। लेंथ की मीटर, मास के किलोग्राम, टाइम की सेकंड। उसके बाद सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिफ़ाइन करने के बाद अब मैं आपको आज सेकंड लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बता रहा हूँ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की ऐसा यूनिट अलग बात है, वो तो अपन ने डिफ़ाइन कर ली। अब जैसे कि मान लो मास, तो मास की यूनिट आपने सुनी होगी मीट्रिक टन। मीट्रिक टन या सिंपली टन, ये कितना होता है? 1000 किलोग्राम के बराबर। इसी प्रकार से 1 क्विंटल ये होता है 100 केजी के बराबर। और पाउंड FPS सिस्टम वाला बताया था आपको 453.6 ग्राम। फिर से बता रहा हूँ यहाँ बिगेस्ट यूनिट जो होती है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास, बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास ये होती है चंद्रशेखर लिमिट। और ये स्टार्स के मासेस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये होती है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन होता है नियरली 2 × 10⁻30 kg। तो चंद्रशेखर लिमिट आती है अप्रॉक्सीमेटली 2.8 × 10⁻30 kg। इतनी बड़ी यूनिट है ये। तो इस प्रकार से मास की यूनिट मीट्रिक टन, क्विंटल, पाउंड और चंद्रशेखर लिमिट ये आपको सुनने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितना होता है हमारे ऐसा यूनिट के टर्म्स में। पढ़ने की पद्धति वही होगी, YouTube पर फ्री वीडियो मिलेंगे और ऐप पर DPP शीट और उसके वीडियो सॉल्यूशन। YouTube चैनल और ऐप दोनों का नाम फिजिक्स बाय प्रदीप सक्सेना है। गूगल प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर लीजिए ऐप। गूगल प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर लीजिए ऐप। तो इस पर DPP और उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे ढेर सारे और उसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए, तब तक आप कैसे काम करेंगे? क्योंकि 80% 90% क्वेश्चन तो आजकल न्यूमेरिकल आ रहे हैं, JEE में भी और नीट में भी। दूसरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जो आपका बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो जब आपको मिलेंगे तो उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको कि मैंने कब वीडियो अपलोड किया, रात को कर दिया, सुबह कर दिया, आपको पता पड़ जाएगा। मास की अपन ने डिफरेंट यूनिट्स देखी। इसके बाद अपन अब लेंथ की बात करें तो लेंथ में फुट का मतलब 12 इंचेस होता है और इसका मतलब 30.48 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 1 इंच का मतलब 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर। तो बताओ बड़ा कौन? मीटर कितना? 3.28 टाइम्स ए फिट। इसी प्रकार से यार्ड एक यूनिट होती थी जो कि 3 फीट के बराबर होती है। अब SC वर्मा में एक क्वेश्चन है जिसमें सारी लेंथ फिट में ली हुई है इंस्टेड ऑफ मीटर। तो G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर आप फिट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 3.28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 32 फिट पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो जब भी कभी लेंथ फिट में दी हो, S = UT + ½ AT² का फार्मूला लगाना हो तो आपको G मतलब एक्सेलरेशन भी फिट पर सेकंड स्क्वायर में लेना होगा। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी प्रकार से जो हमने मीटर ऐसा यूनिट पढ़ी थी लेंथ की, उसमें प्रीफिक्सेस लगा कर भी कुछ यूनिट बनाई हैं, जैसे कि माइक्रोन,
माइक्रोन क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर। इसको कैसे लिखते हैं? 1 म्यू एम। और ये कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। इसी प्रकार से 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। और इसको कैसे लिखते हैं? स्मॉल n स्मॉल m, नैनोमीटर। पिकोमीटर, इसका यूज़ बहुत कम आता है, पर पता होना चाहिए कि 10⁻12 को पिको बोलते हैं, पिकोमीटर। ठीक है। फेम्टोमीटर, हाँ, अपन डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस जब अपन देखते हैं तो फेम्टोमीटर ये 10⁻15 मीटर होता है। इसको 1 फर्मी भी कहते हैं। ठीक है। तो ये लेंथ की छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स हैं। फिर प्रैक्टिकल यूनिट आपने सुनी होगी किलोमीटर की बजाय माइल। तो रोड पर डिस्टेंसेस पहले माइल के टर्म्स में यूज़ करते थे ब्रिटिश राज में, और ये 5280 फीट का एक माइल होता था, जो कि नियरली 1.61 किलोमीटर होता है। इसी प्रकार से एयर डिस्टेंसेस एंड एयर स्पीड ऑफ ए प्लेन और शिप, नॉटिकल माइल पर सेकेंड पर आवर, नॉटिकल माइल पर आवर। तो लेंथ नॉटिकल माइल में नापते हैं वो लोग, और वो होता है माइल से थोड़ा बड़ा 1.852 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। बड़ी यूनिट्स की बात करें अपन तो लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ। अपन लेंथ की पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। देखने में ईयर ऐसा लगता है जैसे टाइम की यूनिट हो, तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ और टाइम। तो आपको बताना है कि इट इज़ यूनिट ऑफ लेंथ। इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum in 1 year। तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना होता है? 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है? 1 ईयर। बोले तो कितने दिन होते हैं उसमें? 365.25, क्योंकि चौथे सन 29 फरवरी आता है। तो 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ऐसा आ जाएगा। ये होता है लाइट ईयर। ऐसी एक यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब ये होती है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एलिप्टिकल पाथ में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर इतनी होती है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इसी प्रकार से एक यूनिट है पारसेक। ये और भी बड़ी यूनिट है। ये गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस मेज़र करने के काम आती है। पारसेक क्या होता है? तो पारसेक क्या होता है साहब कि एक ऐसा आर्क इमेजिन करो, सर्कुलर आर्क की लेंथ ले लो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और ये अगर सेंटर पे 1 सेकेंड ऑफ आर्क
एंगल सबटेंड कर रहा है। 1 सेकेंड का मतलब क्या होगा, 1/60 मिनट का मतलब क्या होगा, 1/3600 डिग्री का मतलब क्या होगा, कितने रेडियन। तो डिग्री को बनाना है रेडियन, तो डिग्री हटाना है और रेडियन लाना है। तो रेडियन लाना है तो पाई ऊपर और डिग्री हटाना है तो 180 नीचे। तो इस प्रकार से जब आप कैलकुलेट करोगे तो इतने रेडियन ये एंगल हो गया, और ये आर्क लेंथ है, ये एंगल है, तो जो रेडियस होगा ना वो 1 पारसेक होगा। रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 पारसेक। तो 1 पारसेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। अब लाइट ईयर आपको पता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पर 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर ऐसा आ जाएगा, ये पारसेक। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, सबसे छोटी 10⁻11, उससे बड़ी लाइट ईयर, और सबसे बड़ी लाइट ईयर से भी 3.26 टाइम्स आपकी पारसेक। तो ये ध्यान रखना, ऑर्डर ही पूछ लें कभी, कौन बड़ा कौन छोटा। न्यूक्लियस का एरिया नापने के लिए, बहुत छोटी यूनिट की ज़रूरत है, और वो होती है बार्न 10⁻28 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से टाइम की एक बहुत छोटी यूनिट है शेक, ये होती है 10⁻8 सेकेंड। इट इज़ द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम बैक टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होकर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गया है तो वापस उसको लोअर ऑर्बिट में आने में जो समय लगेगा वो लगभग इतना होगा। मतलब हम ये कहेंगे कि इतनी देर तक वो एक्साइटेड स्टेट में रहा। ये टाइम का एक बहुत छोटा सा यूनिट है शेक। पर शेक किसका यूनिट है, तो टाइम का है। इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। एटॉमिक और न्यूक्लियर बात हो गई। अब बात करते हैं अपन प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है साहब, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल। ये अपन ने ऐसा ही यूनिट जब डिफाइन करी थी ना, तब जैसे न्यूटन, जूल, वॉट अपन ने एक्सेप्ट किया था, वैसे ही प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहेंगे, ऐसा हमने बात कर लिया था। तो अब 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो साहब ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अपन 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम ऐसा भी लिखते हैं। ये मरकरी कॉलम से कैसे आता है, तो 760 mm मरकरी कॉलम ऐसा हाइट का आप एक मरकरी कॉलम ले लो किसी ट्यूब में, तो उसके बेस पर उसके वेट के कारण जो फोर्स लगेगा, उससे जो प्रेशर क्रिएट होगा बेस पर, वो इतना ही होगा जितना कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। या इसको 760 टॉर भी कहेंगे। ये टॉर क्या होता है, टॉर भी यूनिट है प्रेशर की। ये होता है 1 mm मरकरी कॉलम के प्रेशर के बराबर। और एक यूनिट होती है बार, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 ATM 10⁵ पास्कल। ये होती है प्रेशर की यूनिट्स, ठीक है। तो ये बार और ये ATM बहुत चलता है, 10⁵ और 1.013। इसको केमिस्ट्री वाले 101.3 किलो पास्कल ऐसा भी कहते हैं। एक ही बात है, देखो यहाँ 10⁵ पास्कल किया, उसमें से 100 इधर पहुँचा दिया, वो बाकी बच्चे 10⁵ तो उसका किलो बना दिया, ठीक है ना।
इसके बाद पावर की यूनिट आपने हॉर्स पावर सुना होगा। हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। वाट किसकी यूनिट है? पावर की। 1 वाट मतलब 1 जूल पर सेकेंड। पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। 1 सेकेंड में अगर 1 जूल का वर्क डन किया जाए तो इसको 1 वाट पावर कहेंगे, ठीक है ना। तो 746 वाट का मतलब 1 हॉर्स पावर होता है। इसी प्रकार से एनर्जी की एक और यूनिट की हम बात करें, किलो वाट आवर, के छोटा, डब्ल्यू बड़ा, एच बड़ा। 1 किलो वाट आवर ये एनर्जी की यूनिट होती है। जो अपन इलेक्ट्रिक कंजम्पशन करते हैं ना, 1 यूनिट इलेक्ट्रिक कंजम्पशन हुआ तो वो कितना होता है? 1 किलो वाट आवर। मतलब 1 किलो वाट का हीटर 1 घंटे तक अगर अपन जलाएं तो जितना इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होगा, जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, वो 1 किलो वाट आवर या 1 यूनिट ऑफ लाइट है। तो इसका मतलब होगा 1000 वाट, वाट बोले तो जूल पर सेकेंड, इंटू 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, मतलब 3.6 मिलियन जूल। कैपिटल एम लिखा तो मिलियन और स्मॉल एम लिखा तो मिली। स्मॉल एम का मतलब 1 mm लिखा मतलब 10⁻³ मीटर, और 1 mm लिखा तो इसका मतलब होगा 10⁶ मीटर, 1 मिलियन मीटर, ठीक है। तो कैपिटल एम और स्मॉल एम का मतलब आप समझ गए। इस प्रकार से ये मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स बताई जो कि हमारी एसआई यूनिट से थोड़ी डिफरेंट है। तो वो कितनी बड़ी होती है इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट वो हमने जाना। अब हम बात करें यूनिट्स के बाद डायमेंशंस की। डायमेंशन का मतलब क्या? डायमेंशंस आर पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड to express a given physical quantity. Dimensions are powers to which fundamental physical quantities must be raised to express a given physical quantity. जैसे कि मैं कहूँ स्पीड, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो v डिस्टेंस क्या है? लेंथ और टाइम। तो ये इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, टाइम, मास, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कि स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ लेंथ और टाइम का हमने यूज़ किया। लेंथ की पावर 1 है और t की पावर -1 है। या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि m तो है ही नहीं तो उसकी पावर 0। एनीथिंग रेज टू 0 मतलब 1 होता है। तो हम कहेंगे कि स्पीड के डायमेंशंस क्या हैं? पावर्स। 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। तो हम ऐसा कहेंगे कि डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 0 इन मास। अब देखो 0 तो बहुत चीज़ों में है, एम्पियर में भी 0 है, टेम्परेचर केल्विन में भी 0 है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में भी 0 है। वो अपीयर ही नहीं हो रहे ना, कैंडेला में भी 0 है, वो अपीयर ही नहीं हो रहे। तो जो अपीयर नहीं हो रहे हैं उनको अपन को आई के लिए बात करो, तो इस मास को भी मारो गोली। तो ये अपन कहेंगे कि डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम, ऐसा कहेंगे। तो डायमेंशंस आर पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। और
कहने का एक और तरीका भी होगा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज LT-1। पहले के ज़माने में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे, तब इसको अपन मानते थे कि साहब डायमेंशनल फार्मूला लिखा, लेकिन आजकल डायरेक्ट ऐसे लिख दो बिना स्क्वायर ब्रैकेट के तो भी मान लेंगे कि ये आपने डायमेंशनल फार्मूला लिखा। अगर मैं कहूँ डायमेंशनल इक्वेशन, ये क्या होती है साहब? इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होता है? जिसमें इक्वल टू का साइन होता है, उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। तो वेलोसिटी या स्पीड इज डायमेंशनली इक्वल टू LT-1। तो इक्वल टू का सिंबल अगर आप यूज़ करोगे तो इक्वेशन कहलाएगी, ये डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगी ये। इस प्रकार से अपन ने डायमेंशंस को डिफाइन कर लिया, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब डायमेंशंस अगर आपने जाने हैं तो उससे फ़ायदा क्या है? तो देखिए 4 एप्लीकेशन होती हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशंस जान के उसके एनालिसिस से हम 4 काम कर सकते हैं। देयर आर 4 यूजेस। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, पहला है टू फाइंड यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ a relation or equation given। तीसरा एप्लीकेशन है टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज as a product of power function। ये क्या होता है देखेंगे अपन इसको जब डिस्कस करेंगे तो। और लास्ट होता है टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे अपन ने जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बजाय फीट पर सेकंड स्क्वायर में निकाली थी, तो वो कैसे करते हैं उसके लिए पूरी एक मेथड है। तो ये 4 एप्लीकेशन है। आज मैं पहली एप्लीकेशन की बात करना शुरू करता हूँ। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तो यूनिट हमें डिफाइन कर ली, पता ही है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है, जैसे कि स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एट्सेट्रा। तो देखिए उसकी यूनिट कैसे निकालते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्पीड या वेलोसिटी लिया, तो ये होता है एक लेंथ अपॉन टाइम जैसी चीज़। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कह लो, या वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कह लो, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम कह लो, या वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कह लो। ये कुल मिला के LT-1 ऐसा इसका डायमेंशनल फार्मूला आने वाला है। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? तो इसकी यूनिट आएगी लेंथ की। SI यूनिट की बात करें अपन तो लेंथ की मीटर होगी और टाइम की सेकंड होगी। FPS यूनिट क्या होगी? फीट पर सेकंड। CGS यूनिट क्या होगी? तो लेंथ की CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर और टाइम की सेकंड। तो हमने निकाल दिया इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। कैसे निकाला? तो इसकी वर्किंग स्टेप क्या है? वर्किंग स्टेप में पहले तो सबसे पहले क्या करो, यू राइट डाउन ए रिलेशन
और फॉर्मूला इन्वॉल्विंग दैट फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट निकालना है, हुज यूनिट इज टू बी डिटरमाइंड। फिर क्या करो, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा फिर क्या करो, रिप्लेस M, L, T etc. with their यूनिट्स, जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्पीड का पहले कोई फार्मूला देखा कि स्पीड कैसा होता है भाई, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम टाइप की चीज़ होती है। तो फिर हमने उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला और L की जगह उसकी यूनिट और टाइम की जगह उसकी यूनिट लिख दी, मीटर पर सेकंड। इस तरह से अपन ने इसकी यूनिट निकाल ली। तो 3 स्टेप हैं, फार्मूला लिखो, फिर डायमेंशनल फार्मूला लाओ और फिर MLT की जगह उनकी यूनिट्स रख दो। सिंपल। स्पीड या वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में ले रहा हूँ एक्सीलरेशन। ये क्या होता है साहब, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1 और टाइम का T। देखो, एक टाइम में से दूसरे टाइम को घटाकर आपने टाइम इंटरवल निकाला, तो ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, तो ये भी सेकंड में आएगा। सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड बचेंगे। इसी प्रकार से एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वेलोसिटी ही बचेगी, है कि नहीं। तो जो डायमेंशनल फार्मूला V का है वही डेल्टा V का भी होगा। ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम और इक्वेटेड विथ वन अनदर, ऐसा हम जानते हैं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आया LT-2, तो इसकी SI यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ की जगह उसकी SI यूनिट मीटर और टाइम की जगह उसकी सेकंड रिप्लेस कर दी। एक्सेलरेशन के बाद फोर्स क्या होता है साहब, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मतलब m और एक्सेलरेशन मतलब डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहा हूँ मैं इसका कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशनली। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, मास का m और एक्सेलरेशन का LT-2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आया। तो इसकी यूनिट क्या होगी, SI यूनिट। तो मास की जगह किलोग्राम लिख दिया, लेंथ की जगह मीटर लिख दिया, टाइम की जगह सेकंड लिख दिया, तो ये हो जाएगी। तो ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना, ये 1 न्यूटन के रूप में हमने SI यूनिट बनाते समय ही एज्यूम कर लिया, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि आज से हम इतना लंबा यूनिट नहीं लिखेंगे फोर्स के लिए, क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है। तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट में न्यूटन लिख दें। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, बिल्कुल कह सकते हो आप न्यूटन। जो कोई कहेगा कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो भी सही है, पर उसको बोलेंगे कि भाई इतना लंबा क्यों बोल रहा है, न्यूटन बोलना। हमने समझ लिया है कि न्यूटन का मतलब ये होता है, तो आप न्यूटन बोलोगे तो हमको समझता है, ठीक है। ये बात हो गई फोर्स की। फिर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम P से डिनोट करते हैं इसको, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m और वेलोसिटी का LT-1। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, kg मीटर पर सेकंड। सिंपल। इसी प्रकार से वर्क क्या होता है साहब, फोर्स इनटू डिस्टेंस टाइप की चीज़ होती है। डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्टेंस कह लो। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मल्टीप्लाइड विथ डिस्टेंस। तो ये बन जाएगा ML-T-2। तो यूनिट क्या बनेगी, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अपन ने जूल के रूप में SI यूनिट बनाते समय
इसका एब्रीविएशन बना लिया कि सब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे वर्क डन, अपन इसको 1 जूल समझते हैं, 1 जूल इतना होता है। इसी प्रकार से एनर्जी का ऐसा यूनिट लाना है, क्या करूं? तो एनर्जी का कोई फार्मूला बताओ। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अच्छा, मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। हाफ को तो मारो गोली, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। जब आप एनर्जी का डायमेंशन निकालोगे तो मास और ये स्पीड का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ml2t-2। तो जो आपका ये यहाँ पर ml2 आएगा, ml2t-2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्शन कर लो। तो जो आपका वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट है, वही आपका एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट हो जाएगा, जूल हो जाएगा ये भी। तो वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये फॉर्म चेंज कर लिया। जैसे कि आपने वर्क डन किया, फोर्स लगा के हाथों को एक दूसरे से आपने ऐसे रब किया, तो वर्क डन किया फोर्स ने, और उससे एनर्जी जनरेट हो गई, हीट एनर्जी। हाथ गर्म हो गए, गाल पे छू के देखा, गरम गरम लगा, एनर्जी, हीट एनर्जी बन गई। तो वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। जैसे कि हीट एनर्जी बॉयलर में, लोकोमोटिव्स में, बॉयलर में पानी गर्म करा, उससे हीट एनर्जी बनी, स्टीम बनी। हॉट स्टीम से आपने उसको क्रैंक पर धक्का देने के लिए फोर्स लगाया उस स्टीम से, तो मैकेनिकल वर्क डन में वो कन्वर्ट हो गई और वो ट्रेन चलने लगी। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इनके दोनों के डायमेंशनल फार्मूला और एसआई यूनिट सेम है। फिर इसके बाद है पावर। पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml2t-2 डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये हो जाएगा ml2t-3, मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, और इसको अपन ने वॉट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। तो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब का मतलब 1 वाट होगा। या अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जूल पर सेकंड आएगा। वर्क का क्या होता है? जूल। तो 1 वाट का मतलब क्या होगा? 1 जूल पर सेकंड, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक बात। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू टाइम। देखो न्यूटन सेकंड लॉ था ना, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ। तो इम्पल्स का मतलब है फोर्स इनटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम। तो अगर इसका अपन इम्पल्स को अपन आई से डिनोट करते हैं, इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो फोर्स इनटू टाइम कितना आएगा? ml/t-1। मास इनटू स्पीड, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम, वही आ गया kg मीटर पर सेकेंड। ऐसा इसका इम्पल्स का ऐसा यूनिट बन गया। बिठा दिया जाए। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? अभी देखा था अपन ने, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन एरिया का। तो ये हो जाएगा ml-1t-2। अब लिखने वाले ने लिखा kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, पर इसको हमने अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिया तो वो, चूँकि न्यूटन को हम जानते ही हैं तो मीटर को भी जानते हैं, तो फोर्स हो जाएगा न्यूटन में और ये हो जाएगा मीटर में, मीटर स्क्वायर में एरिया। तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के रूप में हम जानते हैं। जब अपन ने ऐसा यूनिट बनाई थी तब प्रेशर की यूनिट पास्कल होगी, जो कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगी, ऐसा हमने समझा था, एक्सेप्ट किया था। तो ये बात हो गई प्रेशर की। उसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल दिया, उसकी ऐसा यूनिट भी आपने बता दी।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई से डिनोट करते हैं इसको भी, ये मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस होती है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, ml स्क्वायर, यूनिट क्या आएगी, kg मीटर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टी। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं, न्यू या स्मॉल एफ, तो ये जाएगा t⁻⁻1, स्मॉल एफ कहो या न्यू कहो, न्यू कहते हैं जनरली बड़े लोग, बच्चे लोग कहते हैं एफ। तो t⁻⁻1 ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, और यूनिट क्या बन जाएगी, पर सेकेंड, या इसको हर्ट्स के रूप में हमने जब ऐसा यूनिट बना रहे थे तभी मान लिया कि अपन हर्ट्स का मतलब पर सेकेंड समझेंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स हो गई, ऐसा यूनिट। ठीक साहब, अब कौन सी क्वांटिटी ली जाए, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला टाउ से दिखाते हैं इसको, टाउ, इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसा होगा, mlt-2 फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो हो जाएगा ml2t-2, मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको जूल कह सकते हैं अपन, पर कहते नहीं, क्योंकि जूल का मतलब अपन वर्क या एनर्जी से समझते हैं, ये तो न्यूटन मीटर अगर लिखा जाए तो ज़्यादा समझ में आएगी बात कि ये फोर्स इनटू डिस्टेंस की बात कर रहे हो आप, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हो, तो इसको न्यूटन मीटर लिखना हम प्रेफर करते हैं, जूल लिखना हम प्रेफर नहीं करते। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके कि डायमेंशनल फार्मूले से SI यूनिट निकालना आपको मैं जो सिखा रहा हूँ, आपको NCERT में या SC वर्मा आप पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक के नाम पर क्या पढ़ना है, NCERT या SC वर्मा, और जो गाइड वगैरह पढ़ने की ज़रूरत है तो मैं आपको DPP शीट दे रहा हूँ, तो कोई गाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। तो JEE वाले जो हैं वो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक पढ़ें, और जो नीट वाले बच्चे हैं वो MTG पब्लिकेशन की बुक पढ़ें, मुझे ये अच्छी लगती हैं। हालांकि और भी अच्छे राइटर की अच्छे पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल हैं, पर मैंने जो पढ़ा, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपको बताया। तो ये पब्लिकेशंस बता रहा हूँ मैं, राइटर्स नहीं, तो आप देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। टॉर्क हमने पढ़ लिया था। एक अगली क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये होता है MVR टाइप की चीज़, और इसको L से डिनोट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी इंटू ए डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो पहले, तो मैंने इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला ml2t-1, इसकी यूनिट क्या होगी, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। अगली क्वांटिटी है प्लैंक्स कांस्टेंट, H। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट H, ये क्या होता है, तो एक रिलेशन होता है E=h²। प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी, उसने बताया था कि जो लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो कॉर्पस्कुलर नेचर के होते हैं, वो फोटॉन से मिलकर बने होते हैं, और एक एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज़ कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी को छोड़ो,
प्लैंक कांस्टेंट की बात करो तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसा होगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी जैसा होगा, मतलब ml2t-2 डिवाइडेड बाई t-1, तो ये कितना आएगा ml2t-1। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी, गंदी सी यूनिट बनाना है तो ऐसी बनेगी, और सुंदर सी बनाना है तो एनर्जी की कितनी होती है, जूल, और ये होता है पर सेकंड, तो इसको जूल सेकंड हम कहना पसंद करते हैं, जूल सेकंड, बजाय इसके हम जूल सेकंड कहेंगे। और इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होती है, इतने जूल सेकंड। तो ये वैल्यू भी आप याद रखना, ये 12th में काम आएगी, 11th में काम नहीं आएगी, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब काम आएगी। प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके बाद मैं एंगल की बात करूँगा। एंगल थीटा, ये क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो साहब ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया। डायमेंशन लेस मतलब m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁴, एवरीथिंग ⁻⁴। डायमेंशन लेस है, किसी का भी डायमेंशन आ ही नहीं रहा। भाई डायमेंशन नॉन जीरो आए तो बताएंगे ना अपन कि इसका डायमेंशन 1 है, -1 है। अब जीरो को तो बताते नहीं अपन, तो इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस। लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट्स के रूप में हमने ऐसा यूनिट बनाते समय इसकी यूनिट रेडियन डिफाइन करी थी, तो इसकी यूनिट रेडियन होगी तो होगी, ठीक। अब एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, इसको अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम। सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल चल रहा है तो ये कितना एंगल रोटेट हुआ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ए से बी तक गया पार्टिकल, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मतलब कितना एंगल रोटेट हुआ ये पर सेकंड। तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालें अपन तो t-1, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड, और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, t-1, ठीक है। इसी प्रकार से एंगुलर एक्सीलरेशन, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला t-1 अपॉन टाइम का t, तो ये जाएगा t-2। लेकिन इसकी यूनिट क्या आएगी, तो इसकी ओमेगा की यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकंड, और एक और सेकंड नीचे है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पर डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, t⁻², क्योंकि रेडियन एंगल का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला है नहीं। इस तरह से ये सर्कुलर मोशन के 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की अपन ने ऐसा यूनिट निकालना सीखी। इसी प्रकार से स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो कोई रॉड को अपन एक तरफ फिक्स करके और उसको इधर फोर्स लगाएं तो इसकी लेंथ जो L हुआ करती थी वो थोड़ी बढ़कर L + Δl हो जाएगी, और उस वक्त इस हैंडल पर, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, ये रॉड भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, वापस से अपनी नेचुरल पोजीशन में जाने के लिए उतना एक फोर्स लगाएगी। जैसे स्प्रिंग लगाती है कि नहीं हैंडल पर फोर्स, वैसे ये रॉड भी लगाएगी। तो स्ट्रेस का मतलब होगा दिस रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml_2 डिवाइडेड बाय एरिया का L²। तो ये बनेगा ml-1 t-2। अरे फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर भी होता है, तो ये तो प्रेशर जैसा है, प्रेशर नहीं है, प्रेशर जैसा है। प्रेशर जैसा डायमेंशनल फार्मूला है स्ट्रेस नाम की फिजिकल क्वांटिटी का। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपने फोर्स लगा के इसमें एक्सटेंशन क्रिएट किया ΔL, ओरिजिनल लेंथ इसकी L थी, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये लेंथ अपॉन लेंथ जब करोगे तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई।
स्ट्रेन क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और इन दोनों का रेशियो कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कभी कभी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यंग नाम के साइंटिस्ट ने कुछ काम किया था, तो इसको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह देते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इस रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो अब स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन है नहीं, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई से डिनोट करते हैं। उसका डायमेंशनल फार्मूला कैसा होगा? स्ट्रेस जैसा होगा, मतलब ml-1 t-2। यूनिट क्या होगी? वही होगी जो स्ट्रेस की है। तो कैसे निकालेंगे स्ट्रेस की यूनिट? तो या तो kg/m/s² लिखो, जैसे कि प्रेशर के लिए करा था अपन ने, या फोर्स अपॉन एरिया है ना, तो क्यों ना अपन इसको Nm/m² लिखें, बढ़िया है। तो इसको भी अपन Nm/m² लिख देते हैं। kg, मीटर और सेकंड के चक्कर में क्यों पड़े, Nm/m² कर दो। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और प्रेशर, इन तीनों के डायमेंशनल फार्मूले और यूनिट एक सरी की हैं, लेकिन तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। प्रेशर, स्ट्रेस and modulus of elasticity have same dimensions and same unit, but they are different physical quantities. इसी प्रकार से प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, सोचो उनकी भी यूनिट एंड डायमेंशन सेम है। प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट क्या था? E/μ, मतलब ml/t-2 डिवाइडेड बाई t-1, मतलब ml/t-1। और L क्या था? mvr, मतलब मास इंटू LT-1 इंटू L, मतलब ml/t-1। तो इन दोनों के भी सेम डायमेंशनल फार्मूला और सेम यूनिट kg/m² होती है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन से पेयर की सेम डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है ना, तो आपको उसमें ढूंढ लेना। एक और चीज़ देखो, एंगल जो है ना, एंगल और स्ट्रेन दोनों कैसे हैं? डायमेंशन लेस हैं, लेकिन इसकी यूनिट है रेडियन और इसकी यूनिट है यूनिट लेस। इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस है। तो ये भी बात एक है कि डायमेंशन दोनों के सेम हैं लेकिन यूनिट अलग अलग है। डायमेंशन दोनों के सेम हैं लेकिन यूनिट अलग अलग है। ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है। अब इसके बाद 11th क्लास में अपन ने कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात करी है। न्यूटन्स लॉ, F = g(m1m2)/d²। दो मासेस हैं पार्टिकल m1 m2, मास के उनके बीच की डिस्टेंस d है, तो इनके बीच पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा F, वो प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d² होता है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल G होता है। तो बताओ G का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो ये Fd²/m1 m2 जैसा होगा, इसको इधर ले आया, उसको इधर ले आया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हो जाएगा ml/t-2 × L²/m²। मतलब क्या बना? m-1 L3t-2। इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे? तो या तो केजी और मीटर और सेकंड के रूप में लिखो, या यहाँ से लिखो ना न्यूटन का यूज़ करते हुए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा लिखो, ऐसा यूनिट कैपिटल जी की। और इसकी वैल्यू कितनी होती है कैपिटल जी की? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की कुछ फिजिकल क्वांटिटीज उठाता हूँ मैं। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन,
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ये क्या होता है? तो ये अल्फ़ा होता है। ये होता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसे एल लेंथ की एक रॉड थी, टेम्परेचर बढ़ने से उसका थीटा से थीटा प्लस डेल्टा थीटा टेम्परेचर कर देने से उसका लेंथ एल प्लस डेल्टा एल हो गया। तो लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हुआ? डेल्टा एल। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कितना हुआ? डेल्टा एल अपॉन एल पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। तो डेल्टा थीटा बढ़ाया अपन ने टेम्परेचर, तो जो फ्रैक्शनल चेंज आया वो इतना। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ कितना आएगा? इतना। तो ये डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन की। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ क्या आएगा? तो अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला एल और के फॉर केल्विन, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आ जाएगा के इन्वर्स, मतलब केल्विन इन्वर्स और क्या पर केल्विन, ऐसा लिख लो पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। प्रैक्टिकल यूनिट सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, और ऐसा यूनिट केल्विन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। आपने ये फार्मूला देखा होगा, एल थीटा इज इक्वल टू L01 प्लस अल्फ़ा थीटा, ऐसा आपने फार्मूला देखा होगा 9th क्लास में। तो वो वाला अल्फ़ा है ये। अभी पढ़ोगे आप 11th में डिटेल में। इसी प्रकार से PV इज इक्वल टू nRT, उसमें R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, उसका ऐसा यूनिट बताओ। तो भाई देखो, उससे रिलेटेड एक फार्मूला लिखो, फिर उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो। तो ये प्रेशर मतलब ml-1 T-2, वॉल्यूम मतलब L3, ये मोल और ये केल्विन। n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल टेकन गैस के, और T टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये क्या बना? ml2 T-2 मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। मतलब ये क्या है? ये तो जूल है, जूल पर मोल पर केल्विन। और इसकी वैल्यू देखें अपन, कांस्टेंट है ना ये, तो इसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसा हम लेके चलते हैं। और आगे जाओगे तो 314 ऐसा आएगा। अप्रॉक्सीमेटली अपन कैलकुलेशन के टाइम पे इसको 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन ले लेते हैं, तो फटाफट कैंसिल आउट होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ये भी बात ध्यान रखने वाली है। फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बाद एवोगैड्रो नंबर, इसका क्या आया था? जूल पर मोल पर केल्विन। अगला मैं बता रहा हूँ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है 6.022 सेपरेट एंटिटीज पर मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस में कितनी एंटिटीज होती हैं? इतनी, पर मोल इतनी एंटिटीज होती हैं। ये एवोगैड्रो नंबर था। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पर मोल। फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स। अगला है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं। ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इसका यूनिट क्या आएगा? तो देखो R का यूनिट क्या होता है? जूल पर मोल पर केल्विन, और एवोगैड्रो नंबर का पर मोल। तो पर मोल से पर मोल कट जाएगा तो क्या बचेगा? जूल पर केल्विन। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? जूल बोले तो ml2 T-2 K-1, ऐसा डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। तो ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 8.314 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 करोगे तो ये आता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। पर मोल से पर मोल तो कट गया, जूल पर केल्विन, ऐसी वैल्यू आ जाती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। स्मॉल के से डिनोट करते हैं। एक है स्टीफन्स लॉ एंड स्टीफन्स कांस्टेंट। तो कोई हॉट
बॉडी है और उससे निकल रही एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ दैट बॉडी। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है इसको अपन बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा। तो सिग्मा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? पावर अपॉन एरिया और T⁴। पावर क्या होता है? जूल पर सेकेंड, ml/T⁻3, और ये एरिया L² और ये Kelvin⁴। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m⁻3 K⁻4। इतना गंदा सा डायमेंशनल फार्मूला इसका आएगा। और यूनिट क्या लिखेंगे? तो लिखने वाला तो kg/s³ पर Kelvin⁴, क्या क्या ऐसा लिखेगा। इसके बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो, पावर का मतलब क्या? वॉट। पावर की यूनिट क्या? वॉट पर मीटर स्क्वायर Kelvin⁻4। ऐसे इसकी यूनिट बना लेते हैं। तो ये वाली यूनिट यूज़ ना करके ये वाली यूनिट यूज़ करते हैं, क्योंकि वॉट को हमने ऐसा यूनिट के समय पे ही बता दिया था कि वॉट का मतलब क्या होता है। जैसे न्यूटन, वैसे जूल, वॉट, पास्कल, ये सब डिफाइंड है, तो इनका यूज़ अपन कर सकते हैं। तो सिग्मा यानी स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर Kelvin⁴। ऐसा स्टीफन कांस्टेंट होता है। इसके बाद वीन्स कांस्टेंट। अब क्या है, देखो ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जो कभी हमने जाने ही नहीं, तो आप जान जाओगे जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो ये सारे लॉज पढ़ोगे। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो कहता है कि वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशनल फार्मूला लेमडा का क्या होगा, और टेम्परेचर है ये, टेम्परेचर का क्या होगा? तो ये हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा केल्विन। तो ये बी जो है ना, ये 0.289 मीटर केल्विन ऐसा होता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर केल्विन हो जाता है वीन्स कांस्टेंट का। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से निकाला जाता है। मतलब क्या है कि इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं पूरी फिजिक्स में जो अपने को पढ़ना है 2 साल में, उन सब फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे लाके उनकी ऐसा यूनिट निकालना सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको उससे रिलेटेड फार्मूला पता है तो आप आगे बढ़ सकते हो और उसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। और अगर आपको ये फार्मूला पता नहीं है, ये टीचर जानता है, तो आपको इनिशियली वो ये फार्मूला बताएगा कि भाई वीन्स लॉ ऐसा ऐसा होता है, तो इसको जानते हुए अब आप इसका ऐसा यूनिट बताओ। अब 1-2 बार ऐसे बता देगा टीचर, टेस्ट में भी बता देगा, फिर जब फाइनल एग्ज़ाम होएगी आपकी तब वो ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि कितनी बार तो बता दिया। अब आपको याद होना चाहिए, तो धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा। पर प्रोसेस हम समझ रहे हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की ऐसा यूनिट निकालने के लिए उससे रिलेटेड एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं और फिर जाकर हम उसकी ऐसा यूनिट तक पहुंच पाते हैं। सरफेस टेंशन, और एक याद आई मेरे को, सरफेस टेंशन ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? फोर्स का डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब mt-2, और यूनिट क्या बनेगी? तो यूनिट यहाँ से बना लेते हैं अपन, न्यूटन पर मीटर, इंस्टेड ऑफ कि kg/s²। इससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किस टाइप की चीज़ की बात कर रहे हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो इससे बेटर तो ये है कि न्यूटन पर मीटर ऐसा बोलें तो समझ में तो आ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये सरफेस टेंशन है। ये कहाँ होता है? ये लिक्विड की सरफेस पर होता है। लिक्विड सरफेस बिहेव्स एज स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो उस पर एक लाइन ड्रॉ करें अपन, जैसे कि अपन ने ब्लेड से एक सी लाइन डाल दी है कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे बलून है, उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, उस पर अपन ने एक लाइन डाल दी, काय से? ब्लेड से। तो एकदम से इधर वाली इधर और इधर वाली इधर चली जाएगी फिल्म, वो जो सरफेस फिल्म है।
तो वो जो फोर्स लग रहा है ना पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसको अपन डिनोट करते हैं ईटा से, और इससे रिलेटेड एक फार्मूला है F = 6 पाई ईटा RV। स्टोक्स लॉ कहलाता है ये, स्टोक्स लॉ, कि अगर एक R रेडियस का स्फेरिकल बॉल है और वो V स्पीड से जा रहा है किसी मीडियम में, तो उस पर मीडियम से एक विस्कस रेजिस्टिव फ्रिक्शन फोर्स लगता है। वो मीडियम प्रॉपर्टी पर तो डिपेंड करता ही है, R के प्रोपोर्शनल होता है और स्पीड के भी प्रोपोर्शनल होता है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि मीडियम पर डिपेंड करता है। तो यह जानने के बाद अब ईटा का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। ये फार्मूला तो मैंने दे दिया आपको। तो ईटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ईटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? जो फोर्स अपॉन RV का डायमेंशनल फार्मूला है वो कितना होगा? MLT-2 डिवाइडेड बाई LLT-1। मतलब एक L से एक L कटा, बचा क्या? ML-1 T-1, मतलब kg/मीटर/सेकेंड। इसको पॉइजली भी कहते हैं, पॉइजली, पॉइजली, जैसे न्यूटन बोलते हैं ना, ऐसे पॉइजली, PL, पॉइजली, kg/मीटर/सेकेंड। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। अगली फिजिकल क्वांटिटी है रेनॉल्ड्स नंबर। ये मैं आपको इतनी सारी क्यों बता रहा हूँ मालूम है? काफ़ी बोरिंग हो रहा है ये, कि ये सब पूछी जाएंगी टेस्ट में, एग्ज़ाम में, तब आपको याद आएगी हाँ यार इतनी सारी सब बताई थी, याद करना जरूरी है। रेनॉल्ड नंबर RN कर देते हैं, रेनॉल्ड नंबर। तो ये क्या होता है? एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, ρVD/ईटा, कि मतलब एक D डायमीटर की सिलेंड्रिकल ट्यूब में V स्पीड से अगर फ्लूइड जा रहा है जिसकी डेंसिटी ρ है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, तो ये एक नंबर है ρVD/ईटा, ये रेनॉल्ड नंबर कहलाता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ क्या होगा? तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वेलोसिटी क्या होता है? LT-1, D फॉर डायमीटर, लेंथ। ईटा क्या निकाला था अपन ने भी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ML-1 T-1। देखो ये डायमेंशनल लेस हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, हुआ कि नहीं? मास से मास कैंसिल, ये L² L-1 कैंसिल, T-1 कैंसिल, डायमेंशन लेस नंबर है ये। रेनॉल्ड नंबर डायमेंशन लेस नंबर है। क्या होता है, कितना होता है, इससे नीचे क्या होता है, इससे ऊपर क्या होता है, लेमिनार फ्लो क्या होता है, बाद में देखेंगे। अभी तो रेनॉल्ड नंबर आपने जाना कि डायमेंशनलेस नंबर है, बस इतने से कहते हो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, तो आप बोलना है ये डायमेंशनलेस है। इसी प्रकार से 12th के टॉपिक्स अगर अपन बात करें तो 12th में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इन सब के डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक चार्ज से शुरू करते हैं, चार्ज और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इन सब के डायमेंशनल फार्मूले आप देखना, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से शुरू करूँगा, इन्हीं के डायमेंशनल फार्मूले बताऊँगा। आज बहुत पढ़ लिया, पर्याप्त है। अब आप जाके बुक्स में से इनके डायमेंशनल फार्मूले ढूंढ के लिख कर तैयार रखना। नेक्स्ट लेक्चर चालू करने के पहले चेक करना कि आपने सही निकाले या गलत। ये क्या है? चार्ज। ये क्या है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ओके, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है साहब, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।